मेरा नाम राकेश है। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है। गांव बेलागढ़ में उनकी एक छोटी सी जमीन थी। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा मौका मिले तो ये जमीन बेच देना। कई सालों तक मैं यही सोचता रहा और आज आखिरकार मैं उसी जमीन को बेचने के लिए बेलागढ़ जा रहा हूं। जब मैं ट्रेन में बैठा तो मेरे सामने एक आदमी भी बैठा था। उम्र में थोड़ा बड़ा, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में कुछ अजीब सी बेचैनी। पता नहीं कैसे, लेकिन हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस सफर के बाद बेलागढ़ में मेरे साथ क्या होने वाला है। कुछ ऐसा जिसे याद करते ही आज भी मेरी रूह कांप उठती है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राकेश है चचा। अच्छा तो राकेश बेटा, कहाँ जा रहे हो? मुझे बेलागढ़ जाना है चाचा। बेलागढ़? पर बेटा वहां रात में कौन जाता है? चाचा, मेरी थोड़ी सी जमीन है वहां। बाबूजी का देहांत हो गया, बोले थे बेच देना, बस वही काम है। बुरा मत मानना बेटा, रात में बेलागढ़ का नाम भी नहीं लेना चाहिए। क्यों चचा, ऐसा क्या है वहां? कुछ बातें बेटा लोगों के कहने से समझ में नहीं आती। बेलागढ़ में रात के समय इंसान से ज्यादा और भी बहुत कुछ है। चचा, आज के जमाने में ऐसी बातें कौन मानता है? मैं तो बस जाके जमीन दिखवाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। बेटा मैं वहां 20 साल रहा हूं, भला बुरा सब देखा है। रात में बेलागढ़ की हवा भी अपना नाम खुद नहीं बताती। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब बेटा वहां अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता। बहुतों को मैंने जाता देखा, पर लौटकर सब नहीं आते। चाचा, आपको कुछ ज्यादा ही डर लगता है। मैं तो सीधा काम करके सुबह की ट्रेन पकड़ लूंगा। बेटा सुबह तक टिकना हो तो रात बेलागढ़ में मत रुकना। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। नाम लेकर बुलाए? चचा, ये कैसी बात कर रहे? वहां लोग आवाज नहीं लगाते बेटा, आवाजें लगती हैं। और वो आवाज इंसान की होती भी है और नहीं भी। चाचा, ये सब कहानियां हैं, डराने वाली। कहानियां? बेटा कहानी वो होती है जिसे लोग सुनते हैं, पर जो बेलागढ़ में होता है ना, उसे लोग बताते नहीं, क्योंकि जो बताते हैं उनकी आवाज सुबह तक रहती नहीं। बातों बातों में कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। चाचा ने खिड़की के बाहर देखते हुए धीमे से कहा, बेटा स्टेशन आ गया है। और फिर बिना कुछ बोले मैं स्टेशन पर उतर गया। उस वक्त मुझे खुद भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं जब रेलवे स्टेशन पर उतरा तो हवा भी जैसे थम सी गई थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा था कि दिल की धड़कन भी तेज सुनाई दे रही थी। मैंने चारों तरफ देखा और धीमे से कहा, भाई यहां पर कोई लोग है भी या नहीं? क्यों इतना खाली लग रहा है? चाचा की हर बात मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसी सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। रात की हवा ठंडी थी और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा था जैसे दुनिया कहीं गायब हो चुकी हो। चलते चलते कब मैं जंगल वाली पगडंडी पर आ गया, खुद मुझे भी पता नहीं चला। बस कदम अपने आप अंधेरे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते अचानक मेरे कदम रुक गए। सामने अंधेरे में एक झुकी हुई बुढ़िया खड़ी थी। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे कोई मुझे अंदर तक पढ़ ले। और फिर उसने खुरदुरी आवाज में कुछ ऐसा कहा कि मेरी रूह कांप उठी। ओ छोरा, आगर मत जाइयो, था आगर मौत नाच रही से, मन ने दीख रही से, तू आज रात बचनो कोनी, वापस मुड़ जाइयो। बुढ़िया की बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके शब्द जैसे अंधेरे में तैरते हुए मेरे कानों से टकरा रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने उससे पूछा, आप क्या कह रही हो? कौन सी मौत? क्यों नहीं जाना चाहिए आगे? छोरा, मेरी बात मान ले।
आगलो रस्तो कोई रस्तो ना है, वो तो सीधो काल को घर है। रात ने बातर घना लोग गए, पर वासु कोई परत के ना आयल। तू मत जा बेटा, मत जा। ओ जंगल, ओ जगह भूतारी धुक धुक चले है उठे। वापस चाल जा छोरा, जय रस्ते सु आयो है उही रस्ते सु लौट जा। आगे मत बढ़, आगे मौत तेरो नाम जाने बैठी है। इतना कहकर बुढ़िया ने मेरी तरफ आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में अजीब सी दहशत थी। एक पल में वो मुड़ी और बिना कुछ बोले अंधेरे में गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा रहा थोड़ी देर। दिल तेज धड़क रहा था, पर पता नहीं क्यों उसके सब शब्द सुनकर भी मेरे कदम वापस नहीं मुड़े। धीरे धीरे मैं उसी सुनसान पगडंडी पर आगे बढ़ने लगा, गांव की तरफ, उस अंधेरे की तरफ जहां हवा भी जैसे मेरा नाम लेकर फुसफुसा रही थी। अचानक मुझे सामने एक बैलगाड़ी वाला दिख गया। दूर से ही उसके बैल की घंटियों की हल्की आवाज सुनाई दी, और सच कहूं तो उस पल मेरी जान में जान आ गई। सन्नाटे में कोई इंसानी परछाई देख लेना भी किसी वरदान जैसा लग रहा था। भैया, इतनी रात में किधर जा रहे हो आप? भैया जी, सच बोलूं तो आप मुझे भगवान के रूप में मिले हो। अभी थोड़ी दूर पहले एक बुढ़िया मिली, ऐसी बातें बोलकर चली गई कि दिल दहल गया। मुझे लगा शायद मैं अकेला ही यहाँ फंस जाऊंगा। आओ भैया, बैठ जाओ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। चलो बेलागढ़ तक छोड़ दूंगा। बैलगाड़ी रात की खामोशी चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, और हम दोनों के बीच अजीब सी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। भैया, आप पहली बार इस तरफ आ रहे हो क्या? हाँ भैया जी, पहली बार। और सच कहूं, यह रास्ता कुछ ज्यादा ही डरावना लगता है। भैया एक बात बताऊं, ये इलाका रात को थोड़ा ठीक नहीं रहता। लोग कहते हैं यहाँ छलावा भी घूमता है। छलावा? भैया जी, मतलब यहाँ सच में ऐसा कुछ होता है क्या? भैया, रात में जो भी दिखे हमेशा इंसान नहीं होता। कई बार लोग सोचते हैं कि कोई रास्ता पूछने आया है, पर पास जाकर पता चलता है चेहरा कुछ और, आवाज कुछ और कुछ का तो पैर भी उल्टी दिशा में होता है। उसकी बात सुनते ही मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, जैसे हवा अचानक और भारी हो गई हो। अच्छा भैया, पहले एक बात बताओ, आप हमारे गांव में किस काम से आए हो? अरे भैया, बस थोड़ा जमीनी काम है। पिताजी की छोड़ी हुई थोड़ी जमीन बेचनी है, उसी के चक्कर में आया हूँ। ओह, अच्छा अच्छा। तो भैया, आपको सबसे पहले सरपंच के घर जाना चाहिए। गांव में कोई भी जमीन का काम हो, बिना सरपंच से मिलके कुछ भी नहीं होता। गाड़ी चलते चलते गांव की ओर बढ़ रही थी। दूर से झोपड़ियों की कतारें दिखने लगी, कहीं कहीं दिए टिमटिमा रहे थे। थोड़ी ही देर में बैलगाड़ी वाला बोला, भैया, सामने जो बड़ा कच्चा घर दिख रहा है वही सरपंच का घर है। भैया, अब गांव आ गया, रात को जरा संभल के रहना, यहाँ अजीब अजीब चीजें भी हो जाती है कभी कभी। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं होते आप तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। अरे भैया, इंसान का फर्ज होता है मदद करना, और ऊपर से आप रात में अकेले मिल गए। अच्छा हुआ मैं मिल गया, नहीं तो। उसकी बात सुनकर मेरे मन में और सवाल उठे, पर गाड़ी रुक चुकी थी और सरपंच का घर सामने था। कोई है? नमस्ते सरपंच जी, बात करनी थी। कौन है इतनी रात को? क्या चाहिए भाई? मैं राकेश, बेलागढ़ वाली जमीन मेरे पिताजी की। अच्छा, अंदर आ जाओ बेटा, रात बहुत हो गई है, ऐसी रात में बाहर खड़े नहीं रहते। बेटा, पहले ये तो बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मेरा नाम राकेश है सरपंच जी, शहर से आया हूँ। पिताजी की छोड़ी हुई जमीन देखने और बेचने का काम है। अच्छा राकेश, शहर से अकेले चले आए? यहाँ के रास्ते, जंगल सब अजनबी होते हैं बाहर वालों के लिए। और तुम्हारे पिताजी, उनका गांव में नाम क्या था बेटा? जी, अकेले ही आया हूँ।
रास्ते में कुछ अजीब लोग मिले, पर मैं पहुंच गया बस। राकेश बेटा, अभी रात बहुत हो चुकी है, थके हुए लग रहे हो। तुम ऐसा करो, अंदर कमरे में थोड़ा आराम कर लो। सुबह होते ही मेरा एक आदमी है, रामू। वो यहाँ के हर खेत खलियान का रास्ता जानता है। सुबह तुम उसी के साथ अपनी ज़मीन देखने चले जाना, फिर बैठकर बात करेंगे कि बेचना है या क्या करना है। रात बहुत हो चुकी थी और मैं अंदर वाले छोटे कमरे में सो गया। थोड़ी देर बाद बिजली फिर चली गई और कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया। बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और खिड़की पर बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थी। मैंने सोचा, चलो सुबह रामू के साथ जमीन देखकर ही सब निर्णय करूंगा। धीरे धीरे आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चला गया। सुबह होते ही मैं उठ गया। बाहर हल्की ठंड थी और सरपंच का आदमी रामू मेरा इंतजार कर रहा था। चलो भैया, तुम्हारी जमीन गांव से थोड़ी दूर है, रास्ता थोड़ा लंबा है पर पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, चलो। हमने बिना देर किए खेत की तरफ निकलना शुरू किया। चलते चलते दोपहर बीत गई और धीरे धीरे शाम का साया घेरने लगा। बादल भी काले होने लगे। हवा में अजीब सा भारीपन था। भैया, सामने दूर जो खाली मैदान जैसा दिख रहा है ना, वही तुम्हारी जमीन है। इतनी दूर? ये तो बहुत दूर है। मैं जमीन को दूर से देख ही रहा था कि तभी आसमान गरजा और तेज बारिश शुरू हो गई। हवा तीर की तरह चुभ रही थी। भैया, इस मौसम में आगे चलना ठीक नहीं। आगे एक टूटी झोपड़ी है, चलो वहीं रुक जाते हैं। हम दोनों दौड़ते दौड़ते उस पुरानी आधी गिरी हुई झोपड़ी में पहुंचे। छत टपक रही थी, अंदर अंधेरा था और बाहर बारिश की आवाज इतनी तेज जैसे कोई दीवारों पर मुक्के मार रहा हो। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था, बारिश बाहर पहाड़ की तरह गिर रही थी। मैं थक चुका था और कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद मेरी नींद अचानक टूटी। ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से झटका दिया हो। मैंने उठकर चारों तरफ देखा, रामू कहीं नहीं था। अरे रामू, रामू भाई, किधर चले गए? पर जवाब नहीं मिला। झोपड़ी के अंदर सिर्फ मेरी ही सांसों की आवाज गूंज रही थी। मैं बाहर निकला तो देखा बारिश एकदम थम चुकी थी। हवा भी रुक गई थी, जैसे पूरा जंगल मेरी ओर देख रहा हो। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अपनी जमीन की ओर चला। वही जमीन जिसे मैं सिर्फ दूर से देख पाया था, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब आया अजीब सा सन्नाटा फैलने लगा। लगता था जैसे कोई वहां मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं खेत के बीचों बीच खड़ा था। हवा अचानक बिल्कुल थम गई थी और तभी मेरी नजर उन तीनों पर गई। ट्रेन में मिला बूढ़ा, रास्ते में मिली औरत और सरपंच का रामू। तीनों एक ही खेत के कोने में खड़े थे, पर इस बार कुछ अलग था। मैंने ध्यान से देखा और एक पल में मेरे पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई। उनका रूप बदल रहा था। रास्ते में मिली वो शांत औरत धीरे धीरे झुकने लगी। उसकी पीठ टेढ़ी हो गई और देखते ही देखते वो एक लंबी नुकीली उंगलियों वाली चुड़ैल बन गई। बाल बिखरे हुए, आंखें अंगारे जैसी लाल। ट्रेन वाला बूढ़ा उसके चेहरे की झुर्रियां खींचने लगी। उसकी गर्दन लंबी हो गई और पल भर में वो एक साया सा भूत बन गया। चेहरा बिना भावों का, खाली बस अंधेरा। और रामू, जो कुछ देर पहले सामान्य लग रहा था,
उसके पैरों से काला धुआं उठने लगा और उसका शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे भीतर कोई और ही हो। और अचानक वो भी टेढ़े मुड़े हाथ पैर वाला भयानक प्रेत बन गया। तीनों एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थीं, गहरी, अनंत अंधेरी, जैसे मुझे अंदर खींच लेना चाहती हों। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली, पसीना बूंद बूंद बहने लगा। और जैसे ही उनका रूप पूरी तरह भूतों जैसा हो गया, उन्होंने एक साथ मेरी तरफ कदम बढ़ाए, बिना आवाज, बिना जमीन छुए। बस वही पल था जब मेरा दिमाग सुन्न हो गया और मैं पूरी ताकत से पीछे मुड़ा और सरपंच के घर की तरफ भाग पड़ा। मुझे बस अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी और पीछे से आती उनींदी मगर डरावनी फुसफुसाहटें। भाग जितना भाग सकता है। मैं जैसे तैसे भागता हुआ सरपंच के घर पहुंचा। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर निकल जाएगा। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से थपकियां दी और सरपंच जी ने आवाज दी और दरवाजा खोला। अरे राकेश बेटा, तू इतनी देर से कहाँ था? मैं तो सुबह से तुझे ढूंढ रहा हूं। तू किस तरफ चला गया था? सरपंच जी, मैंने खेत की कोने में तीनों को देखा। वो बूढ़ा जो ट्रेन में मिला था, वो बुढ़िया जो रास्ते में मिली थी, और वो आदमी जिसे मैं रामू समझ रहा था। तीनों एक साथ मुझे घूर रहे थे और मेरा पीछा करने लगे। पर राकेश बेटा, रामू तो आज घर से निकला ही नहीं। सुबह से मेरे साथ यहीं था और तुम कह रहे हो? हाँ सरपंच जी, हम बारिश के चलते एक टूटी झोपड़ी में रुके थे। थक गया था, थोड़ी देर सो गया। जब उठा तो रामू वहां से गायब था। मैं बाहर गया, बारिश अचानक रुक गई और फिर ये सब कुछ हुआ। राकेश, ये जो तूने देखा है ना बेटा, ये पहली बार नहीं है। इस जमीन पर ऐसा बहुतों के साथ हुआ है। ये तीनों इंसान नहीं, यही इस गांव के छलावे हैं। लोगों को खेत की तरफ ले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आने देते। कमरे की हवा अचानक भारी लगने लगी थी। मैंने सरपंच की आंखों में डर साफ देखा। वो धीमे से मेरे करीब आए और धीरे धीरे बोले, राकेश बेटा, तू समझ नहीं रहा। जिन तीनों को तूने खेत में देखा है ना, उन्होंने तुझे देख लिया है। मतलब वो अब मेरे पीछे? तुझे खेत में तीनों ने देख लिया है। आज की रात बहुत भारी है बेटा, यहीं रुक जा। ये कमरा सुरक्षित है। सुबह होते ही पहली रोशनी के साथ सीधे गांव छोड़ देना। सुबह तो निकल जाएगा तो शायद बच जाए, लेकिन अभी बाहर जाना मौत है राकेश। सरपंच की बातों के बाद मैं जैसे तैसे बिस्तर पर लेट गया। थकान भी थी, डर भी, और पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। लेकिन रात के जाने किस पहर अचानक मेरी नींद खुली और जैसे ही आंखें खुली मेरा खून जम गया। कमरे में सन्नाटा था। सरपंच कहीं नहीं थे और मेरे सामने वो तीनों कमरे के अंदर ही खड़े थे। ट्रेन वाला बूढ़ा, रास्ते की चुड़ैल बनी बुढ़िया और रामू के रूप वाला काला भूत, तीनों मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास। उनकी सांसें ठंडी, चेहरे टेढ़े और आंखें बिल्कुल काली। मैं हिलना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर जैसे पत्थर बन गया था। और तभी चुड़ैल जैसी बुढ़िया ने अपना हड्डियों जैसा ठंडा हाथ मेरे गले पर रख दिया और धीरे धीरे दबाने लगी। मैं चिल्लाना चाहता था, बचाओ सरपंच, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। सांस रुकने लगी थी, फेफड़े जल रहे थे और मुझे लग रहा था कि यही मेरी आखिरी रात है। तीनों झुककर मेरे चेहरे के बिल्कुल पास आ गए। उनकी आंखों में सिर्फ मौत थी। मैंने पूरी ताकत लगाई और झटके से खुद को छुड़ा लिया। मैं बिस्तर से कूद पड़ा और बिना पीछे देखे सीधे दरवाजे की तरफ भागा। दौड़ते दौड़ते गांव की आखिरी सीमा तक पहुंच गया था। सांस टूट रही थी, पैर जवाब दे चुके थे। पीछे मुड़ा तो देखा वो तीनों अब भी वहीं खड़े थे, जैसे इस गांव की सरहद पार नहीं कर